आयोजक है रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। नमस्कार, जनता मांगे जवाब की खास पेशकश सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश के आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। 11 अप्रैल से 19 मई तक अलग अलग 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। बात मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्र मंदसौर की करें तो इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव 19 मई को यानी आखिरी चरण में होगा। मंदसौर मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कभी दसपुर नाम से जाना जाता था। आजादी के पहले तक ये क्षेत्र ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। यहाँ के हिंदू और जैन मंदिर बेहद लोकप्रिय है। पशुपतिनाथ मंदिर, बाही परसनाथ जैन मंदिर और गांधी सागर बांध यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ स्लेट और पेंसिल बनाने के कई कारखाने हैं। इसके अलावा मंदसौर देश भर में अफीम की खेती के लिए भी चर्चित है। जब बात अफीम की पैदावार की हो तो मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भी ये क्षेत्र खासा कुख्यात रहा सवाल मंदसौर के चुनावी समर का, तो ये वही जिला है जहां तकरीबन 2 साल पहले 2017 में हुए किसान आंदोलन ने तत्कालीन शिवराज सरकार की नींद उड़ाकर रख दी थी। पूरे जिले में करोड़ों के सामान और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। और तो और तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह को किसानों की पिटाई तक का शिकार होना पड़ा था। प्रदेश की राजनीति में हाहाकार मचाने वाला ये मंदसौर राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र उस वक्त बना जब राहुल गांधी ने प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का शंखनाद करते हुए कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था, जो कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। तो सत्ता का संग्राम में आज हम मंदसौर लोकसभा सीट की पूरी जानकारी आपको देंगे, बताएंगे यहाँ चुनावी समीकरणों, सामाजिक व्यवस्था की साथ ही वो तमाम जानकारियां भी आपको देंगे जो वोट डालने से पहले आपको जानना जरूरी है। तो चलिए मंदसौर के हर सियासी समीकरण से रूबरू होने के लिए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। तो मंदसौर लोकसभा सीट 3 जिलों के क्षेत्र से मिलकर बनी है। इस संसदीय क्षेत्र में मंदसौर जिले की मंदसौर, मल्हारगढ़, सुवासरा और गरोठ, तो नीमच जिले की नीमच, मनासा और जावद, जबकि रतलाम की जावरा विधानसभा सीट शामिल है। दिग्गज नेता स्वर्गीय लक्ष्मी पांडे यहां से 8 बार चुनाव जीतकर बीजेपी का झंडा बुलंद करते रहे। उन्होंने एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार ही भारतीय लोक दल से अपनी जीत का परचम लहराया। तो वहीं 5 दफा वो बीजेपी से जीतकर लोकसभा पहुंचे, जबकि 2009 के चुनाव में कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने इस हैवी वेट नेता को हराकर संसद में प्रवेश किया। तो 2014 में बीजेपी के सुधीर गुप्ता ने नटराजन को मात दी। वहीं अब की बार बाजी कौन जीतेगा, ये बेहद बहुत ही कुछ बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर निर्भर करेगा, जो फिलहाल तय नहीं है। हालांकि स्वराज एक्सप्रेस ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जो सर्वे किया है उसमें टिकट के कुछ प्रबल दावेदार सामने आए हैं। ये कौन है और क्यों इन पर पार्टी दांव लगा सकती है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मंदसौर लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है। हालांकि अब की बार बीजेपी के लिए यहाँ बाजी मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि राज्य में ना तो बीजेपी की सरकार है और ना ही मोदी की लहर। ऐसे में बीजेपी जिस किसी को भी प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारेगी, उसे कांग्रेस के उम्मीदवार से कड़ी टक्कर मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि जीत किसकी झोली में आएगी, इसे लेकर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई है। लिहाजा उम्मीदवार तय होने से पहले कोई भी आकलन करना मुश्किल है। वैसे स्वराज एक्सप्रेस ने इस सीट पर जो सर्वे किया है और उसमें दोनों प्रमुख दलों से टिकट के कुछ प्रबल दावेदार सामने आए। पहले बात कांग्रेस की करते हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन टिकट की मजबूत दावेदार है।
ये 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता लक्ष्मी नारायण पांडे को हराकर सांसद बनी थी। 2014 में कांग्रेस ने फिर मीनाक्षी नटराजन पर दांव लगाया, लेकिन इस बार उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की करीबी मानी जाती है। कांग्रेस से टिकट के दावेदारों में दूसरा नाम राजेंद्र सिंह गौतम का है। इनकी गिनती दबंग नेताओं में होती है। ये जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2009 में पार्टी के खिलाफ जाकर विधानसभा चुनाव लड़ने के चलते कांग्रेस ने इन्हें निलंबित कर दिया था, लेकिन पिछले साल इनका निलंबन वापस ले लिया गया। 2014 में मीनाक्षी नटराजन की हार को देखते हुए गौतम को आजमाने की कांग्रेस खेलने में मांग हो रही है। चुनाव से पहले गौतम जनता से भी लगातार संवाद कर रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस इन पर दांव लगा सकती है। मंदसौर सीट पर कांग्रेस से टिकट की रेस में सुभाष सोडतिया भी शामिल है। ये दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे हैं। इन्होंने 4 बार विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बने। अगर कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन और राजेंद्र सिंह गौतम को टिकट न देते हुए तीसरा विकल्प चुनती है तो वो सुभाष सोडतिया हो सकते हैं। आइए अब बात बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदारों की कर लेते हैं। मंदसौर सीट के वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता बीजेपी से एक बार फिर मजबूत दावेदारी रखते हैं। गुप्ता ने पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को बड़े अंतर से हराया था, इसलिए माना जा रहा है कि पार्टी फिर इन्हीं पर भरोसा कर सकती है। बीजेपी से दावेदारों में दूसरा नाम बंशीलाल गुर्जर का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बंशीलाल क्षेत्र में किसान नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में भी उनको मैदान में लाने की खूब मांग हुई, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका देने का वादा कर सुधीर गुप्ता को मैदान में उतार दिया। लेकिन अब सांसद गुप्ता के खिलाफ विरोध को बढ़ा दे पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जीत को लेकर संशय है, लिहाजा बीजेपी में बंशीलाल गुर्जर को मैदान में उतारने की मांग उठ रही है। बंशीलाल की जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ है, साथ ही जनता की नजरों में भी उनकी दमदार छवि है। इसके अलावा उनका किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। बीजेपी से टिकट की रेस में एक अन्य नाम है चंदर सिंह सिसोदिया। शिवराज सरकार में गरोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे चंदर सिंह सिसोदिया भी आम चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी जता रही है। सिसोदिया विधानसभा चुनावों के बाद मंदसौर बीजेपी जिलाध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनको टिकट देने की मांग उठी थी, लेकिन गुटबाजी के चलते सिसोदिया को टिकट नहीं मिला। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस से टिकट के 3 प्रबल दावेदार हैं और ये सभी दमदार भी हैं। अब देखना यह है कि दोनों प्रमुख दल किस पर अपना दांव लगाते हैं और कौन उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मीनाक्षी नटराजन को मंदसौर सीट से टिकट मिले या नहीं, इसे लेकर कांग्रेस में घमासान की स्थिति है। 2014 के चुनाव में 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हारने के बाद पार्टी में गुटबाजी को लेकर जिस तरह के हालात बने हैं, उससे कार्यकर्ता खासा नाराज है। वे दबी जुबान से मीनाक्षी नटराजन का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की विश्वासपात होने के कारण कोई खुलकर इसकी मुखालफत नहीं कर रहा। तो दूसरी ओर बीजेपी में हालत कुछ बेहतर है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान सांसद फिर भारतीय जनता पार्टी से इस सीट पर प्रत्याशी होंगे। खैर, दोनों प्रमुख दलों से प्रत्याशी जो भी हो, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझती जनता की समस्याओं से निपटने की है, जो बीजेपी को झटका दे सकती है। क्या है वो समस्याएं जो आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा होंगी, चलिए आपको एक बार रूबरू कराते हैं। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो निश्चित रूप से आगामी चुनाव पर अपना असर डालेंगे, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को होगा तो वो बीजेपी ही है, क्योंकि वर्तमान में इस सीट पर सांसद भारतीय जनता पार्टी का ही। क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी रोजगार की है, और वो इसलिए क्योंकि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा उद्योग नहीं है जिसमें गरीबों को रोजगार मिल सके। वहीं जो उद्योग पहले थे भी वह बंद हो चुके हैं और कई बंद होने की कगार पर है। वैसे नीमच में सरकार के अधीनस्थ बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां अगर फिर से चालू हो जाती तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए सांसद सुधीर गुप्ता ने प्रयास भी किए थे, लेकिन निजी कंपनियों के दबाव के चलते हर प्रयास पर पानी फिर गया। वहीं इस संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा भाग रेल लाइन से वंचित है। क्षेत्र की जनता सालों से रेल लाइन के इंतजार में बैठी है, लेकिन कोई भी नेता इस ओर सार्थक पहल नहीं कर पाया है। जहाँ रेल लाइन है भी वहाँ उन ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है जिनकी जनता को जरूरत है। इसके अलावा पूरे संसदीय क्षेत्र में ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है और ना ही कोई बड़ा अस्पताल। जो अस्पताल है भी वो डॉक्टरों और संसाधनों की कमी से जूझ रही है। लिहाजा क्षेत्र की जनता को इलाज के लिए राजस्थान और गुजरात का रुख करना पड़ता है। पिछले कई साल से मंदसौर जिले के किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए आंदोलन भी हुए, जिसमें 6 किसानों की मौत तक हो गई, लेकिन इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।
अगर इस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए कोई दल प्रयास करता है तो किसानों का रुख पूरी तरह से उस दल की ओर जा सकता है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र जो प्रमुख नदियों चंबल और शिवना से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। गांवों में नहर के माध्यम से नदी का पानी खेतों तक ले जाने के लिए कोई बड़ी योजना लाई जाए तो ये किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इसके अलावा मंदसौर जिले से करीब 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित गरोट तहसील को लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठ रही है। इसके लिए कई बार यहाँ की जनता आंदोलन भी कर चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी। अगर कोई राजनीतिक दल इस ओर प्रयास करता है तो उसे क्षेत्र की जनता के वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने सीतामऊ क्षेत्र में रेल आने का वादा 2009 के चुनाव में किया था। इसके दम पर उन्होंने चुनाव भी जीता, लेकिन बाद में नटराजन अपने वादे को निभा नहीं पाई। मंदसौर जिले को काले सोने यानी कि अफीम की खेती के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार अफीम और डोडा चूरा काफी कम दाम में खरीदती है, जबकि उसी अफीम और डोडा चूरा को अवैध रूप से बेचने पर काफी दाम किसानों को मिलता है। लेकिन अवैध तरीके से बेचने में कई किसान पुलिसिया कार्रवाई का शिकार होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अफीम डोडा चूरा का भाव बढ़ा दे तो किसानों को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि प्रदेश में बीते कई साल से डोडा चूरा के ठेके नहीं हो रहे हैं। ऐसे में ना तो सरकार उसको खरीद रही है और ना ही किसान अपने हिसाब से बेच पा रहे हैं। किसानों की मांग है या तो सरकार डोडा चूरा को उचित दाम में खरीदे या डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से निकालकर किसानों को अपने हिसाब से बेचने की छूट दी जाए। देखा जाए तो संसदीय क्षेत्र मंदसौर में मुद्दों और समस्याओं की भरमार है। अब इन सबके बीच जीत किसकी होगी देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मंदसौर लोकसभा सीट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरती श्रीवास्तव जी हैं मैनेजिंग एडिटर हमारे स्वराज एक्सप्रेस के, और के अग्निहोत्री जी हैं हमारे स्वराज डिजिटल के संपादक। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक छोटा सवाल अग्निहोत्री जी आपसे ही। निश्चित तौर पे 2009 में मीनाक्षी जी चुनाव जीती थी और जो वजह थी वो साफ थी कि लगातार 8 बार चुनाव जीतने के बाद वो काफी बुजुर्ग भी हो चुके थे, उनकी सक्रियता उतनी नहीं थी, तो जो नारा चला था बुजुर्ग वर्सेस युवा का, उस कारण जीते थे। दूसरी बार 2000 लगभग 3 लाख मतों से हार गए। क्या मीनाक्षी नटराजन फिर से वहां उम्मीदवार हो सकती हैं, या जैसा कि मैंने कहा कि वहां के दबंग नेता राजेंद्र गौतम वहां अच्छे खासे चर्चित है? नहीं, मुझे लगता है कि मीनाक्षी नटराजन जी शायद इस बार यहाँ पर चुनाव न लड़ें। हालांकि अभी बहुत समय है और पार्टी कांग्रेस किसको तय करती है ये बात भी एक है। लेकिन हमारी रिपोर्ट में बताया गया राजेंद्र सिंह गौतम बहुत दबंग नेता हैं। हाँ। इसके अलावा सुभाष सुजतिया भी एक नाम है जो उस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव अभी हारे। जी हारे हैं, लेकिन उनकी पहचान है जी। तो हो सकता है कि उनको भी मौका मिले जी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इस समय अपना काम कर रही है उससे लगता नहीं कि बहुत आसानी से मीनाक्षी नटराजन मानेंगी वहां से चुनाव लड़ने के लिए जी। तो स्थितियां इस तरह की हैं। लेकिन चुनाव मंदसौर योग संयोग की बात है कि आज फिर हमारे पास जो लोकसभा क्षेत्र है वो अभी बीजेपी डोमिनेटेड है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मंदसौर एक तरह से रहा है। यहाँ तक कि मंदसौर गोली कांड के बावजूद विधानसभा चुनाव में मंदसौर से बीजेपी अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई और अच्छा खासा मतों का अंतर भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिस गोली कांड की वजह से मंदसौर फेमस हुआ या जो भी कहें, राहुल गांधी वहाँ पहुंचे और कर्ज माफी की घोषणा भी वहां से की। तो इन सारी बातों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का वहां से जीत जाना एक आश्चर्यजनक वो रहा है राजनीतिक घटनाक्रम। लेकिन है वो मंदसौर भारतीय जनता पार्टी का गढ़। जी। श्रीवास्तव जी, किसानों का मुद्दा राहुल गांधी ने पहली बार वही अनाउंस किया था उन्होंने कि हम 2 लाख तक का कर्जा किसानों का माफ करेंगे। आपको ध्यान है वहीं से उन्होंने जो मध्य प्रदेश के जो छत्रप है कांग्रेस के, उनको एक सीख भी दी थी कि सब लोग एक हो जाइए, चुनौती दी थी और एक तरह से उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि सब लोग एक हो जाइए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने भी देखा, हमने भी देखा था साथ में, वो बॉडी लैंग्वेज उस समय जितने चाहे कमलनाथ जी रहे हो, दिग्विजय सिंह जी रहे हो, सिंधिया जी रहे हो, जितने भी थे सब थोड़ा सा सकपका गए थे और शायद उस चेतावनी के बाद थोड़ा सा एकता हुई थी और उसी एकता कारण आज सरकार बनी है कांग्रेस की।
लेकिन मंदसौर गोलीकांड का किसानों को लेकर असर पूरे प्रदेश में पड़ा, फिर मंदसौर में क्यों नहीं पड़ा? मंदसौर में बीजेपी ने ही बाजी मारी। देखिए त्रिपाठी जी, अभी अग्निहोत्री जी ने कहा भी है कि एक जो है भाजपा का एक गढ़ रहा है जी। ये बात सही है कि किसान आंदोलन के बाद एक तरह से कांग्रेस जो सुसुप्तावस्था में थी, काफी बुरी स्थिति में थी, उस आंदोलन ने इनको संजीवनी का काम किया है जी। और राहुल गांधी की सभा करना भी कम से कम लगता है कि कांग्रेस के लिए एक जो है, जो भी यहाँ के नेता थे, जो भी बड़े नेता थे, उनको एकजुट करने का प्रयास किया। अब रही बात वहां पर चुनाव जीतने की, जी। आपने देखा होगा कि सिर्फ एक बार मौका मिला कांग्रेस को, वो भी 2009 में जी। इसके पहले कांग्रेस वहां से जीतती नहीं आ रही थी जी। अब हमें ये लगता है कि आंदोलन का जो पहले असर जो वहां नहीं हुआ था, क्योंकि विधानसभा की बहुत सारी सीटें तो जो है भाजपा के पास है, सिर्फ एक सीट वो जो है डंग की जो है कांग्रेस के पास है, सुभाष राज। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अभी भी जहाँ तक जनाधार का सवाल है और जो वोट का परसेंटेज अगर आप देखेंगे, वहाँ पर भाजपा बहुत आगे है। मेरे ख्याल में जो आपने बताया ना कि पिछला चुनाव 3 लाख से हारी थी, तो अभी भी 1-1.5 लाख से कम का अंतर नहीं, अगर सारी सीटों को जोड़ दिया जाए तो क्या, तो ये पार्ट पाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक चीज और भी है कि वहां पर यदि चुनाव लड़ाया जाता है और मीनाक्षी नटराजन लड़ती हैं और एक चुनाव हार चुकी हैं, तो दोबारा ऐसा नहीं जरूरी कि वो हारे ही। वो एक जो है तेज तरार नेत्री भी हैं, ऐसा नहीं है कि जो है एक तरह से वहां पर जो भी अगर गुटबाजी नहीं हो उस इलाके में और उनको लेके समर्थन जुटाया जाए तो कड़ी टक्कर दे सकती हैं। जहां तक वर्तमान सांसद के सवाल है, अभी तो हमको लगता है कि उनका पिछले चुनाव को अगर देखा जाए तो उनका पलड़ा बहुत भारी दिखता है। वहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या हैं, ढेर सारी समस्याएं, उसके बाद भी जनता चुन रही है। इसका मतलब क्या, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का तो कहीं असर भी नहीं पड़ा, चुनाव किसान आंदोलन का कहीं असर नहीं पड़ा। तो ये सब सारी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पर ये बात सोचने को मजबूर करती कि क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी वहाँ पर दमदारी से मजबूत स्थिति में है, या अगले चुनाव में कौन इनका प्रत्याशी जो है जो भी चुनाव लड़ने जाएगा कांग्रेस का, उनको कितना जो है चुनौती दे पाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। सुभाष, वही बात है जैसे कल उज्जैन की बात कर रहे थे, उज्जैन में भी जनसंघ जीती थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 81 में भी जीत गई थी। उसका असर ये सिंधिया रियासत का एक उज्जैन भी रहा है, मंदसौर भी रहा है। और राजमाता सिंधिया रामराज परिषद छोड़ करके जब जनसंघ में वो शामिल हुई थी, उसके बाद 1971 में लक्ष्मीनारायण पांडे जनसंघ से चुनाव जीते थे। तो एक सिंधिया रियासत का प्रभाव रहा है, जिसके कारण वो शुरू से जनसंघ में रही है। उस समय जनसंघ में कौन जाता था, उसका भी एक जनसंघ का गढ़ रहा, और उसके कारण वहां चाहे कुशाभाऊ ठाकरे रहे हो या प्यारेलाल खंडेलवाल जी रहे हो, इन लोगों ने इसी क्षेत्र में जो निवाड़ मालवा इस क्षेत्र में ही जनसंघ का बहुत काम किया है और ये गढ़ रही है हमेशा। जी देखिए त्रिपाठी जी, क्या उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी जी। ये राजा रजवाड़े रियासतों का असर हुआ करता था जी। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि उस पूरे उज्जैन, मंदसौर या आपका इंदौर जो क्षेत्र है, मालवा का जो क्षेत्र है जी, इनका अच्छा खासा प्रभाव था जी। फिर दूसरी बात क्या है कि हमको ये लगता है कि नागपुर के अलावा संघ का एक बहुत बड़ा सेंटर भी था जहाँ से सारी चीजें चलती थी। उसके 2 कारण ये भी थे कि कौन फाइनेंस कर रहा है इनको, उनको जो उनको रसद कौन पहुंचा रहा। नो डाउट कि इसमें राजमाता ने जो है इनको जो फंडिंग करने का एक बहुत बड़ा काम किया। तो उस इलाके में जो है लोग भी काफी इनके जो है आए और इसीलिए वो 71 से लेके आज तक की स्थिति बनी हुई है। तो राजा रजवाड़े का, लेकिन अब समय परिवर्तित हो चुका है और हमको लगता है कि उसका असर उतना ज्यादा नहीं है। जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी राजा रजवाड़े परिवार से हैं, लेकिन आज वो कोशिश करें तो शायद वो असर नहीं दिखा पाएंगे जो राजमाता ने उस समय दिखाया था। उस समय की बात अलग थी। जो कहा जाता है ना कि जनसंघ के कार्यकर्ता चना फुटाना लेके साइकिल में प्रचार करते थे, ये इसी एरिया से बात निकली है। नीमच, मंदसौर और इस तरफ से ही ठाकरे जी जिस तरह से घूमे हैं, तो वहीं से ये हुआ कि वो चना लेकर के भी काम किया करते थे। आप तो खैर ऐसी में बैठना चालू जी जी। जो पहली बार वोट देंगे उनके मन में क्या चल रहा होगा, वो किस तरह से वोट करेंगे, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए हम अलग अलग बात कर लेते हैं। हम राहुल प्रजापति के पास चलते हैं। गरोड विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति जानते हैं, हमारे संवाददाता है राहुल। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी।
राहुल, क्या स्थिति बनेगी? गरोड़ से ही सुभाष सोजतिया हारे हैं ना चुनाव? जी, आपको बता दूं कि गरोड़ विधानसभा से ही मात्र 3 साल में एक उपचुनाव हुआ था 2015 में, जिसमें 3 साल में 5 साल में केवल 3 बार सुभाष सोजतिया चुनाव हारे हैं यहाँ से। 2013 के चुनाव में सुभाष सोजतिया चुनाव हारे हैं, उसके बाद 2015 के उपचुनाव में 12,000 वोटों से हारे थे, उसके बाद फिर अभी 2018 के विधानसभा चुनाव में भी सुभाष सोजतिया 5 साल में 3 बार हार गए, हैट्रिक लगा दी। जी, हैट्रिक लगा दी जी। तो अब क्या स्थिति बनेगी? सुभाष सोजतिया का भी नाम चल रहा है कि शायद लोकसभा का उनको टिकट दे दे। जी, ये तो अब आलाकमान तय करेगा किसको टिकट दे, लेकिन सुभाष सोजतिया का देखा जाए तो 5 साल में 3 बार गरुड़ विधानसभा हारना, इतना पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, अगर पार्टी अगर ऊपर आलाकमान चाहे तो दे सकती है टिकट, क्योंकि यहाँ पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री दिग्विजय सिंह सरकार में। हाँ, रहे हैं, जनसंपर्क विभाग भी इनके पास था, कई विभाग थे, महत्वपूर्ण थे। लेकिन गरोठ में क्या स्थिति है? गरोड़ विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति बनेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? जी, गरोड़ तो ये गरोड़ बानपुरा विधानसभा है, जो कि यहाँ पर अभी विधानसभा चुनाव में मात्र 21 वोटों से बीजेपी जीती है। देवीलाल धाकड़ यहाँ विधायक बने हैं। हाँ। जो यहाँ की मुख्य मांग है गरोड़ को जिला बनाने की। हाँ। जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, करीब 27 साल से पुरानी ये मांग है, फिर भी गरोड़ को जिला नहीं बन पाता है। गरोड़ से मंदसौर जो कि 110 किलोमीटर दूर है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर बार चुनाव में यह मुद्दा बनकर आता है, लेकिन यह आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में तो बीजेपी को हार जाना चाहिए वहाँ से। निवाड़ी को जिला बना दिया और कई जिले बना दिए और गरोड़ को नहीं बनाया, बीजेपी सरकार थी, तो बीजेपी को हारना चाहिए वहाँ से। नहीं, लेकिन बीजेपी को हारना चाहिए था, लेकिन यहाँ बीजेपी करीब 2013 के चुनाव में करीब 27 मतों से बीजेपी जीती थी, फिर 2015 के उपचुनाव में करीब 13,000 मतों से बीजेपी जीती थी। अब नीचे गिरते मात्र 2,000 वोटों पर बीजेपी जीती है गरुड़ विधानसभा से। तो अब 2023 का इंतजार करें कांग्रेस के लोग। जी, चलिए, एयर स्ट्राइक का कोई असर है युवाओं पे? जी, यहाँ एयर स्ट्राइक का असर, क्योंकि लोगों में काफी देशभक्ति की भावना है। अगर लोग मोदी जी को वोट देकर वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं मंदसौर संसदीय क्षेत्र बीजेपी निकाल सकती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश्वमोहन अग्रवाल के पास चलते हैं, जो बल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। विश्वमोहन, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? सर नमस्कार, आ जा रही सर। विश्वमोहन, आपने टीवी सेट का वॉल्यूम खोल रखा है, उसको बंद कर दीजिए। जी सर। बंद कर दिया? हाँ जी सर। अब बताइए, मल्हारगढ़ की स्थिति क्या रहेगी? वहां से बीजेपी जीती है अभी? सर, मल्हारगढ़ से अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती है। हाँ। और पिछले 3 बार से चुनाव से बीजेपी जीती है मल्हारगढ़ से। अब क्या स्थिति बनेगी लोकसभा में? वर्तमान स्थिति में मल्हारगढ़ की स्थिति यह है कि मिला जुला रुझान आ रहा है। मिला-जुला रुझान आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। मल्हारगढ़ में काफी लोग सांसद जी से नाराज हैं। जमीनी जो कार्य हैं, जमीनी कार्य से काफी यहाँ की जनता काफी नाराज है। अच्छा, तो ऐसे मीनाक्षी नटराजन फिर से प्रत्याशी बनती है तो उनको कुछ समर्थन मिलेगा? हाँ, बिल्कुल समर्थन तो मिलेगा सर। हाँ, समर्थन मिलेगा। यहाँ की जनता का समर्थन मीनाक्षी नटराजन को मिलेगा। सांसद जी का गोद लिया हुआ गाँव है बालागोड़ा, जो हाँ, गाँव है। हाँ, जो उन्होंने गोद ले रखा है गाँव, वहाँ पे भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वहाँ की जो मुख्य सड़क है वो भी नहीं बनी है, तो काफी नाराजगी यहाँ पे जनता में देखी गई है। तो क्योंकि अब नाराजगी है तो इसका फायदा सीधे विपक्षी नेता को मिलेगा। चलिए, एयर स्ट्राइक का कोई असर है वहाँ के युवाओं में? बिल्कुल है सर। पूरे देश में ही देशभक्ति का जुनून था और एयर स्ट्राइक के बाद से काफी लोगों का मत चेंज हुआ है। काफी लोगों में देशभक्ति की भावना, ये जो एयर स्ट्राइक हुई है इससे बीजेपी को काफी कुछ फायदा मिलना चाहिए। युवा वर्ग में कि बुजुर्गों के बीच भी है कुछ? युवा वर्ग में काफी ज्यादा उत्साह है सर। चलिए विश्वमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। दशरथ गरासिया हैं जो मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे हमको। दशरथ, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी। दशरथ, मंदसौर प्रॉपर की क्या स्थिति बनेगी? आप मंदसौर प्रॉपर से तो बीजेपी ही जीती है,
जी, मंदसौर में लगातार तीन बार यशपाल सिंह सिसोदिया यहाँ से विधायक चुने गए हैं। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की अच्छी पकड़ है, लेकिन सांसद गुप्ता की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं न कहीं जनता के बीच में दूरियों के कारण इनको यहाँ नुकसान हो सकता है। मंदसौर में प्रॉपर में कोई बड़ी समस्या जनता के बीच में जो बीजेपी सरकार 15 साल रही है नहीं कर पाई हो? अगर ऐसी कोई बड़ी समस्या तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन केवल अगर यहाँ की जनता की अगर बात करें और कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं में इनमें नाराजगी है। वो ये चाहते कि बीजेपी में अगर नया चेहरा लाया जाने की उनकी। मीनाक्षी नटराजन और सुधीर गुप्ता को आमने सामने किया जाता है तो जनता प्रॉपर मंदसौर के विधानसभा क्षेत्र की जनता किसकी तरफ जाएगी? अगर बात करें तो मीनाक्षी नटराजन की अगर बात करें तो मीनाक्षी नटराजन से भी को अगर देखा जाए तो वो भी सीधा ग्रामीण क्षेत्रों में या मंदसौर प्रॉपर में जनता के बीच में उनका सीधा संवाद रहा। तो कहीं न कहीं अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ से मीनाक्षी नटराजन को अच्छे वोट मिल सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद दशरथ आपका। सुनील भट्ट, नीमच अलग जिला पड़ता है। सुनील भट्ट नीमच से हमारे साथ है। सुनील, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी बिल्कुल। सुनील, नीमच प्रॉपर विधानसभा की क्या स्थिति बनेगी अगर बीजेपी और कांग्रेस, सुधीर गुप्ता और मीनाक्षी आमने सामने होते हैं तो? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अगर नीमच की बात की जाए तो नीमच जिला पूरा बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा से। और नीमच विधानसभा में बीजेपी अभी भी सीट निकाली है और बीजेपी की अच्छी पकड़ है। तो मैंने लोकसभा में भी बीजेपी के पक्ष में जाएगा मामला? जी जी बिल्कुल। नीमच थोड़ा गुजरात से लगा हुआ है? नहीं, राजस्थान से लगा हुआ है। राजस्थान से लगा हुआ। तो युवाओं में एयर स्ट्राइक का कोई फर्क है मोदी के पक्ष में या कुछ नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी के पक्ष में जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई थी उसको लेकर मोदी जी का जो देखा था युवाओं में तो काफी ज्यादा जोश है और देश के प्रति भी इस तरह से भावना है। चल, मैंने पहले और मैंने एयर स्ट्राइक के बाद मोदी के पक्ष में हवा बनी है। जी 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 बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका। बीएल दमामी हमारे साथ है, मनासा विधानसभा क्षेत्र के बारे आएंगे। दमामी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी सर। दमामी, मनासा में क्या स्थिति बनेगी? मनासा में जब बीजेपी का टिकट बटा था तो बड़ा ऊहापोह की स्थिति थी। कैलाश चावला का टिकट यहीं से कटा है ना? जी जी। कौन जीता है वहाँ, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी यहाँ से चुनाव जीती है। माधव मारू यहाँ से चुनाव जीते हैं। हाँ। और काफी लंबे अंतराल से वो चुनाव जीते हैं, करीब 27,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। चलिए, तो अब क्या स्थिति बनेगी फिर से लोकसभा चुनाव में भी? यही टेम्पो रहेगा कि कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, सरकार बन गई है तो? सरकार का थोड़ा बहुत फायदा भी मिलेगा और जो सांसद से जो उम्मीदें थी जनता को 5 सालों से, वो उन उम्मीदों पर सांसद पूरी तरीके से उतर नहीं पाए तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो जीत का अंतर जो 26,000 का रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तो फिर भी जीतेगी तो है ही बीजेपी। जी, कांग्रेस में भी काफी गुटबाजी है। जो बाहरी प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव लड़ा है विधानसभा को, उसको लेकर यहाँ पर गुटबाजी में कांग्रेस बटी हुई है। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो कांग्रेस को उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, मीनाक्षी नटराजन बाहरी मानी जाती है मंदसौर में कि वहीं की मानी जाती है? नहीं, मीनाक्षी जी का बाहरी का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। ये विधानसभा में जो इधर से उधर टिकट हुए वितरण, अच्छा, इसलिए उसको लेकर गुटबाजी पनपी है। राजेंद्र सिंह बेहतर प्रत्याशी होंगे, राजेंद्र सिंह गौतम कांग्रेस की या मीनाक्षी होंगी? सर, बताना चाहूंगा कि राजेंद्र सिंह गौतम पिछले कई लंबे समय से जनता से सीधे जुड़ाव नहीं रहा उनका। अच्छा। और मीनाक्षी नटराजन लगातार किसानों और आम जनता के बीच में पद यात्राओं के माध्यम से जीवन संपर्क बनाए हुए है। और मीनाक्षी नटराजन ने मनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए रामगढ़ मंडी रेलवे लाइन का सर्वे के लिए प्रयास करे थे, जो सांसद गुप्ता के आने के बाद वो ठंडे बस्ते में चले गए। तो इसका फायदा निश्चित तौर पर मीनाक्षी जी को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत दमामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश लक्ष्मण है, जावद विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। राजेश, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी सर। राजेश, जावद में क्या स्थिति बनेगी? बीजेपी की अच्छी स्थिति है कि कांग्रेस सरकार बना ली है तो कांग्रेस की है, और इस बार कौन जीता है वहां से जावद से?
ये बताना चाहूंगा कि इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र और जावल विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव से यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश सकलेचा चुनाव जीतते आ रहे हैं। जावल क्षेत्र में अब अगर विकास की बात की जाए तो यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है और सीसीआई फैक्ट्री जो है उसको चालू करवाने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सांसद गुप्ता के लिए था, लेकिन क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता ने सीसीआई फैक्ट्री को अपने कार्यकाल में शुरू करवाने में नाकाम रहे। इसके अलावा नीमच सिंगोली कोटा रेलवे लाइन जो है उसके सर्वे कार्य को भी जो गति नहीं दिला पाए हैं सांसद गुप्ता जी। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है कोटा बांसवाड़ा हाईवे, इसको लेकर भी क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। एयर स्ट्राइक का कोई फर्क है वहाँ युवाओं के बीच में? जी, एयर स्ट्राइक का बिल्कुल फायदा मिलेगा। यहाँ पर लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना जो जगी हुई है उसका बहुत बड़ा फायदा दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। चलते हैं बलवंत भट्ट जो पूरे मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। पूरे बलवंत, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी सर। बलवंत जी, क्या स्थिति बनेगी? अब हम आपसे पूरे लोकसभा क्षेत्र के बारे में, नीमच है, नीमच के अलावा रतलाम का भी एक विधानसभा क्षेत्र है, मंदसौर के सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, सब जगह अलग अलग। पहली बात तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे, वहां थोड़ा सा ये इस बात को लेकर कसमकस रहती है कि नीमच जिले का प्रत्याशी होना चाहिए और मंदसौर वाले चाहते हैं मंदसौर जिले का होना चाहिए। ऐसे में क्या है जी? बिल्कुल आपको बता दूं कि दोनों जिलों के बीच में जमकर कसमकस चलती है। उधर से कांग्रेस के और भाजपा के जो दावेदार हैं वह कहीं ना कहीं अपने दलों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि अब की बार नीमच से यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा किया जाए। लेकिन अधिकांश अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में जितने भी कैंडिडेट रहे, अधिकांश कैंडिडेट मंदसौर जिले से आते नजर आते हैं। जी, इस बार भी जो सुधीर गुप्ता संभावित है भाजपा से वो मंदसौर से ही है, मीनाक्षी नटराजन जो संभावित है वो भी मंदसौर से हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? बिल्कुल, दोनों ही दलों के जितने संभावित उम्मीदवार हैं वह सभी मंदसौर जिले से हैं। और मीनाक्षी नटराजन जो है, जो पिछली बार सुधीर गुप्ता के सामने चुनाव हारी थी, अब की बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस इनके ऊपर विचार कर रही है। और साथ ही इधर भाजपा से जो सुधीर गुप्ता है, जो 3 लाख मतों से पिछला लोकसभा चुनाव जीतकर सामने आए थे, भाजपा की ओर से इनको दावेदार बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है। लेकिन अब की बार जो है सुधीर गुप्ता का क्षेत्र में काफी विरोध जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सांसदों का जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले विरोध होना शुरू हुआ था, उसकी सबसे पहली शुरुआत मंदसौर से हुई थी। सांसद सुधीर गुप्ता का जमकर विरोध हुआ था और उसके बाद ऐसे कई गांव है जहाँ पे सांसद सुधीर गुप्ता ने जाना ही बहुत कम कर दिया है, या जाते हैं तो पूरी कार्यकर्ताओं के साथ और मतलब उस पूरे दल के साथ पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। कहीं ना कहीं एक संशय उनके मन में रहता है कि कई कार्यकर्ता विरोध न कर ले, कई आम लोग विरोध न कर ले। जी, तो इसमें बंसीलाल गुर्जर या चंद्रशेखर सिसोदिया को अगर टिकट देते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? हाँ बिल्कुल, बंसीलाल गुर्जर एक विकासवादी चेहरा यहाँ पर है और मंदसौर मंडी को उन्होंने इस पायदान पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज मंदसौर की जो कृषि उपज मंडी है, जो पूरे मध्य प्रदेश की सबसे फर्स्ट मंडी में आती है, यहाँ पर मंदसौर में ही पूरे संभाग से जो किसान है वो अपना अनाज लेकर आते हैं। खासतौर पर किसानों का जो गढ़ है मंदसौर नीमच जो संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर किसानों की काफी समस्या है, मंडी यहाँ पे ये होने से निराकरण में आई है। तो कहीं ना कहीं किसानों का रुख बंसीलाल गुर्जर की तरफ है। साथ ही बंसीलाल गुर्जर जो है इनका कहीं गुटबाजी और मतलब स्थानीय पार्टी का कोई विरोध नहीं है, ये स्पष्ट चेहरा यहाँ पर बंसीलाल गुर्जर लोकसभा के लिए भी सामने है। चलिए बलवंत जी, मैं एक आखिरी सवाल है मेरा कि मीनाक्षी बेहतर प्रत्याशी होंगी या राजेंद्र सिंह गौतम बेहतर प्रत्याशी होंगे कांग्रेस? मीनाक्षी नटराजन जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो मीनाक्षी नटराजन के समर्थक थे, उन्होंने कहीं जो कैंडिडेट थे विधानसभा के उनके साथ गुटबाजी की थी और उनको हराने का प्रयास किया था। अब स्पष्ट रूप से है कि अगर मीनाक्षी नटराजन फिर यहाँ पे आती है तो जो कैंडिडेट चुनाव हारे हैं वह कहीं ना कहीं मीनाक्षी से दूरियां बनाए रखेंगे या वह भी इस तरह से मीनाक्षी के साथ गुटबाजी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मीनाक्षी को अगर टिकट मिलता है तो वह पूरे संसदीय क्षेत्र में गुटबाजी का शिकार होगी। इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी को अब उस चेहरे पर विचार करते हुए राजेंद्र सिंह गौतम या अन्य कोई जो चेहरा है कांग्रेस की तरफ से उनको मैदान में लाना चाहिए। जी चलिए बलवंत जी, श्रीवास्तव जी, अग्निहोत्री जी, आपको कोई सवाल करना है बलवंत भट्ट से? बलवंत, मैं जानना चाह रहा था, बलवंत अग्निहोत्री जी सवाल कर रहे हैं आपसे। बलवंत, मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले लंबे समय से डिमांड थी गरोट को जिला बनाने की और अब तक यह नहीं हो पाया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, तो क्या इसका कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है?
बिल्कुल लंबे समय से गरोट को जिला बनाने की मांग उठ रही है और कई बार प्रदर्शन वहां पे गरोट को जिला बनाने की मांग को लेकर होते रहे। पिछली बार जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे तो उनके सामने भी जमकर वहां पर गरोट को जिला बनाने की मांग उठी थी, लेकिन लगभग लगातार वहां की जनता को आश्वासन गरोट को जिला बनाने के लिए मिलता रहा है। फिलहाल जो यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी जमकर विरोध हुआ था कि गरोट को जिला घोषित किया जाए विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन निमाड़ी और अन्य जो क्षेत्र थे उनको जिला घोषित कर दिया गया था और गरोट को वंचित रख दिया गया था। सोंधिया बाहुबल्य क्षेत्र है गरोट और काफी जागरूक लोग वहां पर हैं, कहीं ना कहीं इसका असर बिल्कुल आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा। श्रीवास्तव कोई आपको सवाल? चलिए एक अंतिम सवाल बलवंत, वहां सबसे बड़ी जो मांग है जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं की है वो डोडा चूरा की है। लंबे समय से वहां ज्यादातर किसान जो मंदसौर के हैं वो अफीम की खेती पर उनका आर्थिक स्थिति अफीम की खेती पर किसी को कम रकबा मिलता है किसी को ज्यादा। डोडा चूरा की कीमत बढ़ाने के लिए लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इसका कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल इसका असर काफी ज्यादा तौर पर पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश की जेलों में है वो मंदसौर जिले के किसान हैं। डोडा चूरा के ठेके कई वर्षों से सरकार डोडा चूरा को नहीं खरीद रही है, उसको ठेका पद्धति पे नहीं दे रही है। ऐसे में किसान जो है अपने डोडा चूरा को अवैध रूप से बेचता है और वह पुलिस की कार्रवाई का शिकार हो जाता है और लगातार कई सालों तक उसको NDPS एक्ट के तहत जेल में रहना पड़ता है। किसानों के घरों में डोडा चूरा सड़ रहे हैं, कई बार तो उनको वहाँ पे खुलेआम किसानों को डोडा चूरा खेतों पे फेंकना पड़ता है, उसको आग लगाकर नष्ट करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसान जो है डोडा चूरा खरीदने की लगातार सरकार से मांग करते हैं कि भले ही कम दाम ही सही लेकिन कम से कम सरकार इसको खरीदे तो सही, हमारी फसल को हमें नष्ट नहीं करना पड़े या हम इसको अवैध बेचे तो हमें जेल नहीं जाना पड़े। तो बिल्कुल इसका काफी प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी प्रबल दावेदार हैं राजन सिंह गौतम जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजन जी, SP त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? हाँ राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन थोड़ा सा जो अभी हमारे अलग अलग हर विधानसभा क्षेत्र में मेरे संवाददाता हैं और मैंने जो सर्वे किया है उस सर्वे के आधार पे कांग्रेस बीजेपी में उतना कलर नहीं, कांग्रेस में इस बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति है कि मीनाक्षी जी होंगी प्रत्याशी कि राजन सिंह जी होंगे। जी अब ये तो हाईकमान तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा, उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है जी। पर हाईकमान ने अपने सर्वे कराए हैं जी और कार्यकर्ताओं के ओपिनियन भी लिए है जी। तो कार्यकर्ताओं के ओपिनियन और सर्वे के आधार पर जो भी फैसला हाईकमान करेगा वो सबको स्वीकार होगा और उसके अनुसार काम करेंगे जी। आपने दावेदारी पेश की है? दावेदारी तो है जी जी निश्चित। राजन जी, लेकिन जो मंदसौर है वो एक तरह से कहा जाए बीजेपी का गढ़ है। विधानसभा चुनाव इतना बड़ा गोलीकांड हुआ है, 6 किसानों की मृत्यु हुई, उसके बाद भी मंदसौर और नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी ने परचम लहराया। एक आध सीट आप छोड़ दें तो सारी सीट आप हार गए। ऐसी स्थिति में बीजेपी से कैसे आप पार पाएंगे? देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार सब चीजें बनती रहती है और बदलती रहती है जी। वो जो विधानसभा का चुनाव था निश्चित रूप से उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को हमको हार का सामना करना पड़ा है। उसके अंदर कहीं न कहीं एंड टाइम पे जो उम्मीदवारों का जो चयन हुआ जी, वो चयन के अंदर थोड़ी सी कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है पार्टी द्वारा जी, जिसके कारण उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ा है। जी 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 राजन जी 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 बोलिए आप। नहीं, आप बताएं आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, RP श्रीवास्तव जी और अग्निहोत्री जी, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। श्रीवास्तव जी। गौतम जी, मेरा ये सवाल है कि पिछले कई चुनाव में कांग्रेस जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी ही परचम लहराती आ रही है। सिर्फ एक चुनाव आप जीते हैं 2009 का और अब ये दावा करते हैं कि हम अगले वाले चुनाव में जो है, जहाँ की आज भी सारी सीटों का अगर विधानसभा क्षेत्र का आकलन किया जाए तो अभी भी वोट का अंतर बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी किस तरह से चुनौती दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, मैंने कहा है कि वो चुनाव हुआ था विधानसभा के लिए और उसके अंदर हमारे कैंडिडेटों के चयन के अंदर कहीं न कहीं चूक हुई है जी, और उस चूक का परिणाम हमको भुगतना पड़ा, वो हम स्वीकार कर रहे हैं, खुले हृदय से स्वीकार कर रहे हैं जी जी जी। अगर हमारे यहाँ प्रत्याशी सही होगा तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस
चुनौती के रूप में खड़ी रहेगी और कहीं न कहीं सीट को जीतने की कोशिश भी करेंगे और जीतेंगे। जी अग्निहोत्री जी, आपका कोई सवाल? पूछना चाह रहा था कि अभी ये सामने आई है बात कि वहाँ पे जो अफीम उत्पादक किसान हैं उनको डोडा चूरा के बेचने की बड़ी समस्या है, तो और दूसरा गरोठ में जिला बनाने की बात है, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से आपका कोई ऐसी योजना है जो किसानों के लिए डोडा चूरा की जो समस्या है उससे निजात पा सके और गरोठ को जिला बना सके, ऐसी कोई आपके पास योजना है? भाई साहब देखिए, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब डोडा चूरा के विक्रय के इनको लाइसेंस दिए जाते थे जी, और डोडा चूरा किसान अपना खुले बाजार में लाइसेंस के आधार पर बेच सकता था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये व्यवस्था बंद कर दी और किसान को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है जी। अब निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, हम सरकार से बात करेंगे और डोडा चूरा का अगर सरकार नहीं खरीदे और नहीं बेचने दे तो कम से कम किसानों को उसका वाजिब मुआवजा मिले, इसकी पहल हम करेंगे और ये करवा कर और किसानों को राहत दिलवाएंगे। जी जी बिल्कुल। एक बात जी, जहाँ तक जिला बनाने की सवाल है तो देखिए वैसे भी बहुत छोटे छोटे जिले हो गए, मंदसौर और नीमच जिला। अब क्योंकि गरोठ की ये मांग है तो गुण दोष के आधार के ऊपर उसकी समीक्षा की जाएगी और अगर उसके अंदर आ जाए तो खाली गरोठ के लिए फिर 2 तहसील का 1 जिला हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो मेरी नजर के अंदर वो चीज आइडियल नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी सबों से बात करके उस चीज को देखेंगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। राजन जी, मीनाक्षी जी जब चुनाव जीती थी, लक्ष्मीनारायण पांडे जैसे हैवी वेट नेता को उन्होंने हराया था, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि लक्ष्मीनारायण जी लगातार 1989 से जीतते रहे हैं, बुजुर्ग भी हो चले थे, तो युवा वर्सेस बुजुर्ग का मामला आया, सक्रियता का मामला आया, इसलिए मीनाक्षी जी जीत गई। लेकिन चुनाव जीतने के समय उन्होंने सीतामऊ क्षेत्र में रेल लाइन लाने का उन्होंने बड़े जमकर, मैंने भी स्पीच सुनी थी उनकी, और राहुल गांधी भी वहां आए थे, लेकिन उनकी वो स्पीच जबकि यूपीए की सरकार भी बन गई थी वो हवा हवाई हो गई। तो जो मीनाक्षी जी ने उस समय वादा किया था जनता से कि हम ये कर देंगे, आज भी मंदसौर का बहुत बड़ा भाग रेल से उपेक्षित है, ये जनता पूछेगी, उसको कैसे आप उसका जवाब देंगे? अब देखिए साहब, इसके लिए तो मीनाक्षी जी बेहतर जवाब दे सकती है। नहीं, मीनाक्षी जी देखिए कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं है, आप कांग्रेस के प्रत्याशी आप होंगे, पार्टी आई की है जी, और सरकार आपकी यूपीए की 2009 में वहां बन गई थी, इसलिए जनता आपसे भी सवाल चाहेगी, उत्तर चाहेगी। बिल्कुल, सवाल जनता हमसे भी करेगी और हमको भी उत्तर जनता को देना ही पड़ेगा जी। अगर कुछ चीज का वादा करा है और अगर वादा पूरा नहीं कर पाए जी तो इसका नुकसान होता है, स्वाभाविक है जी, इसको हम स्वीकार करते हैं। जी जी जी। चलिए राजन जी, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ ओम प्रकाश सकलेचा जी जुड़ गए हैं जो भाजपा के विधायक हैं। ओम प्रकाश जी, मेरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार सकलेचा जी। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी गौतम भी हैं और वो आपकी भी आवाज सुन रहे हैं और उनका ये कहना है कि विधानसभा में प्रत्याशियों के गलत चयन के कारण बीजेपी उन क्षेत्रों में जीती है, बीजेपी बढ़त में थी, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों, वहां का आप भी जानते हैं, अब डोडा चूरा का मुद्दा किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे आर्थिक स्थिति उनकी टूट चुकी है और आपने डोडा चूरा खरीदना बंद कर दिया, यानी आपकी सरकार ने। ये मुद्दा उठेगा, इस मुद्दे को कैसे आप खत्म करेंगे? ये आप किसके ऊपर बात डाल रही है, मेरे को ये स्पष्ट कर दीजिए। ये बीजेपी सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। गौतम जी क्या कहना चाह रहे हैं वो पहले स्पष्ट करें, क्योंकि 3 बातें इसमें बहुत साफ आ गई जी। खीसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी। हर हारने वाला व्यक्ति 25 लोगों पे आरोप प्रत्यारोप करता है जी। किसी ने उनको ये तो नहीं कहा कि भैया आप इनको टिकट दीजिए जी, तो किसी ने बंदूक की नोक पे टिकट ले लिया हो जी। तो निर्णय उन्हीं के नेताओं के हैं, वही नेता आज भी निर्णय लेने वाले हैं, कोई दूसरे नेता तो नहीं आ गए, उस दिन से आज परिवर्तन तो नहीं हो गया। लेकिन सकलेचा जी विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं।
नहीं, मैंने नहीं जोड़ा विधानसभा, आपने जोड़ा कि वो ये कहते हैं, इसलिए मैंने उत्तर दिया जी। अब आप जाइए इस बात से हटके कि लोकसभा में जी, लोकसभा में सबसे ऊपर आज एक ही मुद्दा है जी, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान कौन दिला सकता है। जी, पूरी दुनिया में भारत को पाकिस्तान या टेररिज्म से कौन बचा सकता है। पूरी दुनिया में आज भारत की इकोनॉमी किस लेवल पे आ गई उसको कौन समझ सकता है। ओम प्रकाश जी, ये राष्ट्रीय मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के बीच जो मंदसौर की जनता ही चलेगा लोकसभा में, लोकसभा में। और जहाँ तक सवाल है आप जो बात कर रहे हैं डोरा चूड़ा या अन्य किसी भी विषय की जी, तो मैं समझता हूँ कि पिछले मैं तो दावत की गारंटी के साथ कहता हूँ जब 15 साल में किसान को तकलीफ नहीं हुई, जब से ये पिछले 1.5 महीने में कितने झूठे केस कांग्रेस की सरकार ने वापस बनाने शुरू कर दिए। वो बड़ी शर्मनाक बात है। तथ्य तो सामने है। अफीम की किस प्रकार के केस, किस प्रकार के पुलिस और दलाल, कांग्रेस के पुलिस और दलाल मिलके जिस तरीके से अफीम के झूठे केस बने हैं पिछले 2 महीने में, वो बड़ी शर्मनाक बात है। ये जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी को काटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मैं राजेंद्र सिंह जी से उत्तर लेता हूँ। ये तो तथ्य ले लो ना यार, राजेंद्र सिंह जी क्या तथ्यों पे बात करो ना। हाँ, तो राजेंद्र सिंह जी ही बताएंगे ना, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो राजेंद्र सिंह जी उत्तर देंगे उसका। लेकिन ओम प्रकाश जी, आपका 89 से 2009 छोड़ दो, आपके 89 से सांसद है, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, बड़े उद्योग बंद हो गए हैं, जो स्लेट पेंसिल कारखाने चल रहे थे वो भी बंद हो रहे हैं, वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको टीबी हो रही है, जो डस्ट उड़ती है। ये सारे मुद्दे जो आएंगे उनको कैसे आप उनका कैसे सामना करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा जी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से उत्तर भी सुनना पड़ेगा जी। पहली बात आपने कही स्लेट पेंसिल और सीसीआई जी, ये 2 ही उद्योग बंद हुए ना मूलतः जी। आज के 25 साल या 40 साल पहले वो उद्योग जरूरत थी, लेकिन आज जो एनवायरमेंट और जो पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण मैक्सिमम आदमियों की लाइफ 10 साल कम हो रही है, वो बंद करने का प्रयास कीजिए जायज है जी। नए उद्योग जो आज के जमाने के आ रहे हैं, तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब पहले जावद बना और अब पूरा संसदीय क्षेत्र में बहुत तेजी से ग्रीन एनर्जी आ रही है। ग्रीन एनर्जी दुनिया का सबसे अच्छा संकल्प है। ग्रीन एनर्जी के बाद अब जो आ रहा है वो शायद आपके भी ध्यान में ना हो कि फ्यूल पेट्रोल डीजल कैसे कम करके हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल के बारे में बात करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें, वो इसी सरकार में बात हो रही है। क्योंकि अगर फ्यूल इंपोर्ट खत्म हो जाता है तो भारत का करेंसी डबल वैल्यू हो जाएगी। जो आज डॉलर 72 रुपए का है वो 40 से 43 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फॉरेक्स जो बर्बाद हो रहा है वो पेट्रोलियम में हो रहा है। और वो जो पेट्रोलियम अब हमने, और अगर आपने देखा हो हमारे इसकी शुरुआत मंदसौर से ही होनी है क्या? सबकी शुरुआत मंदसौर से ही होती है भाई। चले ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी 1 मिनट। राजेंद्र जी, ओम प्रकाश जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। राजेंद्र जी उत्तर देना चाहेंगे ओम प्रकाश जी की बातों का? देखिए साहब, अभी तो कुछ और बातें जरूरी बातें नहीं, हम ओम प्रकाश जी फिर आपके पास फिर मौका देंगे आपको। राजेंद्र जी की बात तो सुन लीजिए पहले। पार्ट ऑफ द लाइफ। ओम प्रकाश जी पहले राजेंद्र जी की बात तो सुन लीजिए। आपने इतनी देर तक बात कही, उन्होंने बड़े धैर्य से सुना, अब उनकी बात सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। हमारी भी सुनिए। 5 साल पहले जी आदरणीय 5 साल पहले जी आपके नेता और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करके आए थे और ये कहा था कि डॉलर की जैसे जैसे कीमत गिरती, प्रधानमंत्री और सरकार की इज्जत गिरती है। अब डॉलर कहाँ पहुंच गया आपको मालूम है, और रुपया की स्थिति क्या हो गई ये भी आपको मालूम होगा। कहा था कि बहुत होगा पेट्रोल डीजल के भाव।
आप ये सोच रहे हो कि 21 साल का जवान बेटा 5 साल में पैदा हो जाए तो वो फार्मूला आप सिखा देना। आपने 40 साल। अरे ओम प्रकाश जी, अगर ये दूरभाष पे आप लोग जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी उनकी पूरी बात आ जाए फिर आप उत्तर दीजिएगा। अगर बीच में अगर टोका टाकी होगी तो आपका उत्तर आएगा ना उनका आएगा। साहब मेरा ये निवेदन है। हाँ, मेरा ये निवेदन है कि ये जो कह रहे हैं कि 21 साल और 50 साल जी, तो हमने मोदी जी को थोड़ी समझाया था। वो कहे कि मुझे केवल 60 महीने चाहिए, 100 दिन में मैं काला धन ले आऊंगा जी, हमने थोड़ी कहा था। जी जी, ये तो मोदी जी ने कहा था ना 60 महीने दीजिए, 5 साल कांग्रेस सरकार को दीजिए, 60 महीने के अंदर मैं देश को अमूलचूल परिवर्तन कर दूंगा, राम राज्य की स्थापना कर दूंगा, राम मंदिर बना दूंगा, एक के बदले 20 सिर ले आऊंगा पाकिस्तान के। और ये जो अभी एयर स्ट्राइक करी है जी, ये कब करी है? जब चुनाव का समय था। उरी के समय क्या करा जी, इसके पहले कितनी आतंकवादी घटना है, उसके समय क्या करा जी, कुछ नहीं करा जी। अभिनंदन की जब बात की उसी समय हमारा दूसरा कैप्टन शहीद हुआ, उसको किसी ने आपके मीडिया तक नोटिस नहीं दिया जी। तो इस प्रकार एक आभा मंडल और सारे मीडिया को मैनेज करके जो एक आभा मंडल बनाया जा रहा है, ये जनता सब समझ रही है आजकल जी। चलिए राजेश जी, ओम प्रकाश जी आप उत्तर देना चाहेंगे? उन्होंने यह सवाल बहुत बड़ा उठाया है कि अभिनंदन जी का अभिनंदन तो खूब हुआ, लेकिन वशिष्ठ जो दूसरे हमारे विंग कमांडर शहीद हुए उनके बारे में कोई बात नहीं हुई। पिताजी उत्तर मेरा सुनिए जी। अभी आपने बात शुरू करी विकास की, वो हटके विकास से भाग गए दूसरे विषय पे। आपने बात करी कि मंदसौर में नंबर 1 पूरे एशिया में, अगर सोलर में आ गए, अगर डिजिटल एजुकेशन में आ गए, अगर हम हाईवे में आ गए, अगर हम जो एजुकेशन में जो मूलभूत परिवर्तन आया है, तो केस तो चालू हो गए। इनमें जितने 50 साल में मकान नहीं बनाए, उससे 5 साल में गरीबों के मकान बन गए। इनको तकलीफ उस बात से है, इनको तकलीफ इस बात से है कि स्वच्छ भारत हो जाने के कारण पूरे भारत का मेडिकल रिकॉर्ड बोलता है कि 70% बीमारियां, बुखार कम हो गए। आपके मलेरिया और ये जितने हैं, किसी भी अस्पताल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है। तो इनको किस बात की तकलीफ है, पहले ये तो बताएं स्पष्ट। ओम प्रकाश जी, ये बीमारियां 70% कम हो गई, इसी कारण आपने वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। दतिया जैसी जगह पे मेडिकल कॉलेज खुल गया, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। नीमच में भी खुल रहा है जी, नीमच में भी खुल रहा है, बहुत जल्दी खुल जाएगा। और मैं आपको बुलाऊंगा उस दिन जमीन जी, मेरा आपसे वादा है जी, ये मेरा आपसे वादा है जी। ये मोदी जी मत करिए, उसमें भी मेडिकल एजुकेशन में भी बहुत जल्दी आपको नई जानकारियां मिलने वाली है। और ये आज आपकी कांग्रेस की सरकार दिल्ली घुमा के खुश होती थी बच्चों को, हमारी सरकार जापान घुमा के लाती है कॉलेज के बच्चों को। ये अंतर है कि वो पूरे मीडिया में आपकी पूर्व सांसद स्कूल के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को दिल्ली दिखा के बड़ा तीर माने हुए उसका आज दिन तक मीडिया में मैनेज किया। आज हमारे तो बच्चे जापान जाके आ रहे। ओम प्रकाश जी हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, के अग्निहोत्री जी और आरपी श्रीवास्तव जी, जो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। श्रीवास्तव जी प्लीज गो अहेड जी। ओम प्रकाश जी सवाल सुनिए श्रीवास्तव जी का। लेजा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि बहुत तरक्की कर गया देश और आर्थिक क्षेत्र में तमाम चीजों में कर गया, लेकिन आप ये बताएं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और अभी जो हम हमारे जीरो ग्राउंड पर जो हमारी रिपोर्ट आई है, सारे हमारे पत्रकार साथियों ने जो बताया है कि बेरोजगारी इस दौरान बहुत बड़ी, उस क्षेत्र में पलायन भी बहुत हुआ, उद्योग बंद हो गए, बड़े उद्योग लगे नहीं जी जी। देखिए बेरोजगारी आप बोल रहे, बेरोजगारी का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हमने 2000 बच्चों को जावद से, केवल एक विधानसभा का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जापान स्किल डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। उनकी लैंग्वेज का कॉलेज जावद में चल रहा है निजी तौर पे।
और वो उसमें से कुछ बच्चों का जापान में प्लेसमेंट भी करवाया। आप बेरोजगारी का ये मतलब ना निकालें कि ऐसी इंडस्ट्री आ जाए कि आईटी सेक्टर में अभी नई ट्रेनिंग आ रही है। हमने रोबोटिक साइंस में आपके अलग से आईटी रिलेटेड जॉब्स में, फिर आपके एग्रीकल्चर में बहुत एडवांसमेंट लाके, जैसे 2 फसल की जगह 4 से 5 फसल साल की लेके एग्रीकल्चर में कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, उस पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। लेकिन सर्टेनली इट टेक्स टाइम। आप जावद में हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि आज आपका पहले के मुकाबले आज क्या रेशो है, और जो बच्चे मिल जाके आए उनका खुद का आप आके उनसे बात करिए। एक जनरल सेइंग कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे वातावरण नहीं बनता है। आज की तारीख में बच्चा, नया युवा लड़का पढ़ लिख के सब चीज समझने लगा है। चलिए सखलेचा जी, कोई अग्निहोत्री जी आपका कोई सवाल नहीं तो राजेंद्र जी से उत्तर, जो सखलेचा जी कहा राजेंद्र जी से उत्तर लेते हैं। राजेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश जी ने बहुत सारी बुनियादी जापान भेज दिया, वहां से 2000 बच्चों को। साहब ये तो भारतीय जनता पार्टी विदेश ही घूमेगी। हमारे यहाँ के सांसद महोदय भी चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, उससे नीचे यहाँ जावद, मंदसौर और यहाँ की तो बात ही नहीं करते जी। इनकी आदत में बसा हुआ है सब विदेश की बात करते हैं। और क्या यार बच्चों को जापान भेज दिया तो इसमें आपको जो आपके बच्चों को भी आप भेजना चाहें मेरे यहाँ भेज दीजिए, वो बिजनेस सीख लेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उनकी प्लेसमेंट वहाँ करवा दूंगा और 3 साल में उन्हें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट बना के वापिस उसको 10 टाइम्स ऑफ द वर्क बना के बुलवा लेंगे कहीं से भी। और हमारे वहाँ के बच्चे हमने नहीं भेजे, स्किल डेवलपमेंट करवा के वापिस बुलवाया। वी आर नॉट शॉटिंग देयर, यू मस्ट अंडरस्टैंड के बता रहे हो आप। मंदसौर संसदीय क्षेत्र के बारे में बताइए और कौन सी विधानसभा में आने कार्यक्रम करवाया है जी। बाकी में भी करेंगे यार, अब हमारे पास जिम्मेदारी है। देखिए अभी हमारे पास जितनी जिम्मेदारी है, पहले इसकी बात करेंगे और हम पूरी जिम्मेदारी की बात करेंगे। आपने जो बात कही है, जैसे कि आपने जो बात कही है प्राइवेट सेक्टर की बात कही है, शासन स्तर के में भी बात कर रहे हैं। मोदी जी के प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के ऊपर आप कुछ कहेंगे कि पकौड़े चलवाएंगे? बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अभी शायद आपको अंदाजा है, अभी आपको शायद अंदाजा नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अंदाजा कहाँ से होगा हमको? चलिए राजेंद्र जी और सखलेचा जी, आप लोगों को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। अगला चुनाव मैं शुभकामनाएं ही दोनों लोगों को दे सकता हूं, लेकिन इस बार मुकाबला सखलेचा जी देखिएगा थोड़ा बड़ा दिलचस्प होगा। राजेंद्र जी लड़े, मीनाक्षी जी लड़े, ये अलग मुद्दा है, मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होगा। एयर स्ट्राइक कितना असर डालती है, असर इसका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिला के अग्निहोत्री जी इसको जानना चाह रहे, हालांकि गढ़ रहा है 1971 में जनसंघ अगर जीतती है, 77 में लोकदल जीती, 85 छोड़ के लगातार 89 में लक्ष्मीनारायण पांडे, और जो मीनाक्षी जीती थी 2009, वो आपको मालूम है क्यों जीती थी। ऐसी स्थिति में बीजेपी के भी सारे एमएलए हैं, लगभग एकाध को छोड़ दें, और चर्चा ये भी आ रही है कि इस बार बीजेपी वहां से शायद कांग्रेस के हरदीप सिंह डंग को टिकट उन पे जाल फेंक रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी की मंदसौर में संभावनाएं वैसे भी प्रबल हैं, और हरदीप सिंह डंग यदि उनके उसमें आते हैं पाले में, तो देखने वाली बात होगी क्या स्थिति बनती है। लेकिन हालांकि बहुत जल्दी है अभी। जो ओम प्रकाश जी जो बात कर रहे थे कि पूरे देश और विदेश और सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, तो क्या लोकसभा मंदसौर की जो जनता वहाँ के सवालात, वहाँ के हालात, तो उस पर जो सवाल करेगी, उस पर क्या देश और विदेश की बातों को जवाब देना चाहेंगे, या फिर
वहाँ की समस्याएं हल करवाना चाहेंगे मंदसौर लोग। देखिए, जब वो पैदा हुए थे ना, सबसे राजनीति जानते हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे हैं जी जी, है ना, तो विरासत में मिली है, विरासत में स्पीच भी मिली है, तो निश्चित तौर पे राजेंद्र जी और में बहुत अंतर है। जो श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, देखिए जो चीजें निकल के सामने, एक तो यह कि वर्तमान सांसद को लेकर नाराजगी बहुत है जी। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि जो गांव गोद लिए थे उनकी हालत भी बड़ी खराब है जी। और एक बहुत बड़ा जो है, हमको लगता है कि आने वाले एक आध डिबेट इस पर भी होना चाहिए कि जितने भी 29 लोकसभा क्षेत्र हैं उनके सभी जो आदर्श जो गांव गोद लिए गए, एक तो डिबेट उस पर होना चाहिए कि इन सांसदों ने किया क्या है। दूसरी बात क्या है कि आप अभी भी एंटी इनकम्बेंसी का असर है, ऐसा नहीं है कि भले सारी सीटें जीत गए, लेकिन पुरानी सरकार के कार्यकाल का और साथ साथ वर्तमान सांसद को लेकर अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो ये मुकाबला बड़ा रोचक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक तरह से एक तरफा जाएगा। और एक बात और भी त्रिपाठी जी की, आने वाले जो समय बदलाव पर है, मैंने कहा ना कि पिछले कई सालों की बात और आज की डेट में बहुत अंतर है। मोदी जी का एयर स्ट्राइक कितना असर पहुंचाता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे लगभग हमको लगता है कि मामला यहाँ जो है बराबरी का दिखता है, कांटे का दिखता है। उसे चमत्कार कर देने वाले मंदसौर की जनता है। आपको ध्यान हो 1957 से 62 तक कैलाशनाथ काटजू मुख्यमंत्री रहे और 1962 के आम चुनाव में लक्ष्मीनारायण पांडे जी ने उनको जावरा से चुनाव हरा दिया और मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनाव हारे। तो वहां की जनता कुछ भी कर सकती है और उन्हीं लक्ष्मीनारायण पांडे को पहली कहना चाहिए राजनीति में नई नवेली ही थी मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने हरा दिया। तो वहां की जनता कुछ भी कर सकती है। श्रीवास्तव जी और अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत आप दोनों लोग धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लोकसभा क्षेत्र मंदसौर सालों से बीजेपी का गढ़ है, लिहाजा किसी भी पार्टी, खासकर कांग्रेस के लिए इस सीट पर कमल के किले को ध्वस्त करना आसान नहीं होगा। हालांकि राज्य में अभी बीजेपी के विपरीत हालात बने हुए हैं। यहाँ शिवराज राज का खात्मा हो चुका है और कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में क्या एक बार फिर से ये सीट बीजेपी की झोली में आएगी या फिर 2009 की तरह यहाँ एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। खासकर बीते साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 7 विधानसभा सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी के लिए यहाँ अनुकूल माहौल नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने एक बार फिर नए सिरे से उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करना शुरू कर दिया है। खैर, अब देखते हैं तमाम माथापच्ची के बाद इस सीट का सिकंदर कौन साबित होगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में आज इतना ही। कल हम आपको ले चलेंगे खाटी आदिवासी क्षेत्र झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट से, तो आप भूलिएगा नहीं, कल आपको हम झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे। तब तक खैर आज मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में